इक्विटी रिसर्च और इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक अनप्रेडिक्टेबल अमेरिका के दौर में कनाडा अपनी फॉरेन पॉलिसी को किस तरह नए सिरे से रीसेट कर रहा है। कनाडा की जियोपॉलिटिकल शिफ्ट की शुरुआत तब मानी जाती है जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। प्रेसिडेंट बनते ही ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का 51st स्टेट कहा और उस समय के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को कनाडा का गवर्नर बताया। ये बयान केवल राजनीतिक मजाक नहीं थे, बल्कि इनमें दबाव और सुपीरियॉरिटी की झलक थी। इस तरह की भाषा ने कनाडा की सॉवरेनिटी और पब्लिक ओपिनियन दोनों को प्रभावित किया। लगातार प्रेशर और अनस्टेबल यूएस रिलेशंस के बीच ट्रूडो को अंततः अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद मार्क कार्नी कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर बने। कार्नी पहले बैंक ऑफ कनाडा और बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर रह चुके हैं, जिससे ये साफ है कि उन्हें इकोनॉमिक्स, ग्लोबल मार्केट्स और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की गहरी समझ है। उनके नेतृत्व में कनाडा ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को ज़्यादा प्रैग्मैटिक और इंटरेस्ट बेस्ड बनाना शुरू किया। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की नीतियों को मानने के दौरान कनाडा को कई आर्थिक नुकसान झेलने पड़े। अमेरिका के दबाव में कनाडा ने हुआवे को 5G नेटवर्क से बैन किया, जिससे कैनेडियन टेलीकॉम कंपनियों को भारी एक्स्ट्रा कॉस्ट उठानी पड़ी। इसके जवाब में चाइना ने कनाडा के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, खासकर कैनोला और मीट पर रोक लगाई, जिससे कैनेडियन एक्सपोर्टर्स को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। इसी तरह यूएस लेड रशिया सैंक्शंस के कारण कनाडा को रशिया से एनर्जी और आर्कटिक कोऑपरेशन के मौके छोड़ने पड़े। फर्टिलाइजर और रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ी, जिसका सीधा असर कैनेडियन फार्मर्स पर पड़ा। ट्रंप का ग्रीनलैंड को खरीदने या कंट्रोल करने जैसा रुख नॉर्थ अमेरिका में अमेरिका की एक्सपेंशनिस्ट माइंडसेट को दिखाता है। इससे कनाडा को यह एहसास हुआ कि केवल यूएस पर डिपेंड रहना रिस्की हो सकता है। इसी सोच के तहत कनाडा ने चाइना को एक ऑल्टरनेटिव पावर और स्ट्रेटेजिक लेवरेज के रूप में देखना शुरू किया। इसी रणनीति का नतीजा चाइना के साथ लगभग $7 बिलियन का ट्रेड डील रहा। कनाडा ने चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर पहले लगे 100% टैरिफ्स को घटाकर लगभग 6.1% करने का फैसला किया है और सालाना 49,000 ईवीज की इंपोर्ट्स की अनुमति दी है, जो 5 साल में बढ़कर लगभग 70,000 तक जा सकती हैं। इसके बदले में चाइना ने कैनेडियन कैनोला सीड पर टैरिफ को लगभग 84% से घटाकर लगभग 15% करने के लिए सहमति दी है। साथ ही कई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे लॉबस्टर्स, क्रैब्स, पीज पर एंटी डिस्क्रिमिनेशन टैरिफ्स हटाने का वादा किया है। कनाडा का मानना है कि चाइना की पॉलिसी ज्यादा स्टेबल और प्रिडिक्टेबल है, जबकि यूएस की अनप्रिडिक्टेबल डिप्लोमेसी ने उसे एक अनरिलायबल पार्टनर की तरह पेश किया है। आज कनाडा चाइना, ईयू और एशिया के साथ रिलेशंस डाइवर्सिफाई कर रहा है। कनाडा की चाइना से बढ़ती नजदीकी सीधे तौर पर मुनरो डॉक्ट्रिन की भावना के खिलाफ जाती है। मुनरो डॉक्ट्रिन के अनुसार वेस्टर्न हेमिस्फीयर में किसी भी बाहरी शक्ति, खासकर चाइना जैसी राइवल पावर का बढ़ता इन्फ्लुएंस अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा। कनाडा का चाइना के साथ ट्रेड और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन बढ़ाना यूएस के लिए सिर्फ इकोनॉमिक इशू नहीं, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल चैलेंज है। अमेरिका इसे अपने इन्फ्लुएंस जोन में फॉरेन इंटरफेरेंस के रूप में देखता है। आने वाले दिनों में यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कनाडा की ये स्ट्रेटेजिक शिफ्ट उसके फेवर में जाती है या उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। चाइना के साथ नजदीकी बढ़ाकर कनाडा अपने लिए इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन और डिप्लोमैटिक लेवरेज बनाना चाहता है, ताकि यूएस प्रेशर को बैलेंस किया जा सके। लेकिन दूसरी ओर अमेरिका की मुनरो डॉक्ट्रिन माइंडसेट और कनाडा को 51st स्टेट जैसी सोच इस रास्ते को रिस्की बनाती है। ये फैसला कनाडा को ज्यादा इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट कंट्री बना पाएगा या फिर उसे यूएस के साथ बढ़ते तनाव की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कीमत चुकानी पड़ेगी, इसका साफ जवाब आने वाले समय की ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स ही देगी। अगर आज की एनालिसिस आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।